प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। हेलो बच्चों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी और साथ में आप सभी अपने घर पे सुरक्षित भी होंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम कक्षा 10 के साथ करेंगे, जिसमें हम अंग्रेजी के चैप्टर यानी इंग्लिश के चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में जानेंगे। बच्चों, इंग्लिश की पढ़ाई हो जाने के बाद हम हिंदी की पढ़ाई शुरू करते हुए उसमें बाल गोविंद भगत द्वारा लिखी गई एक कविता पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का 3rd चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। दोस्तों, मैंने आपको बताया ही था कि इस चैप्टर में उड़ने से रिलेटेड 2 स्टोरीज यानी 2 कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। तो क्या आप सबको याद है कि हमने पिछली वीडियो में पिछली कहानी में क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि ये जो कहानी है वो एक यंग सीगल यानी एक पक्षी के बारे में है, जिसके परिवार के सारे लोग, उसके सभी भाई बहन भी उड़ना सीख जाते हैं, पर वो नहीं सीख पाता क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। सभी लोगों के बोलने के बावजूद भी, सभी लोगों के ताने मारने के बावजूद भी वो नहीं उड़ पाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर भूख के चलते वो पहाड़ी से कूद जाता है और उड़ना सीख जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ब्लैक एरोप्लेन यानी काले हवाई जहाज के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी ऑथर फ्रेडरिक फोर्सेथ ने कुछ इस तरह लिखी है। चांद बाहर आ रहा था, ईस्ट यानी उत्तर की दिशा से। सारा आसमान बिल्कुल साफ था, तारे भी चमचमा रहे थे, बादलों की भी कोई आशंका नहीं थी। मैं अपने डेकोटा एयरप्लेन को पेरिस के ऊपर से उड़ा रहा था और मैं इंग्लैंड अपने घर वापस जा रहा था। मैं इंग्लैंड पहुंचकर अपने परिवार के साथ छुट्टियां शुरू करने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पेरिस कंट्रोल रूम कॉल कर लूं, सब जांच करने के लिए। फिर मैंने उन्हें कॉल किया। पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS088, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। इस स्टेटमेंट का पेरिस कंट्रोल से जवाब आया, DS088, मैं आपको सुन पा रहा हूं। अब आपको 12 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम जाना है। ओवर। मैंने मैप निकाला और फ्यूल टैंक चेंज कर दिया, दूसरा फ्यूल टैंक लगा दिया
जो मेरे पास अब आखिरी टैंक था। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर सब स्थिति सही रही और मैं इसी तरह से चलता रहा तो मैं कल ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के समय तक घर पहुंच जाऊंगा। फिर मुझे कुछ दूर तक काले बादल दिखे जिनमें बिजली चमक रही थी। मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। मैं उन बादलों के ऊपर नहीं उड़ सकता था क्योंकि मेरा फ्यूल लेवल बहुत ही कम था। फिर मैंने सोचा कि क्या पेरिस वापस जाया जाए, पर मेरा मन घर जाने का था। मैंने सोचा कि मैं ये रिस्क ज़रूर लूँगा, मैं अपने घर इंग्लैंड ही जाऊँगा। फिर मैंने जब डायरेक्शंस देखने के लिए कंपास निकाला तो वो पूरी तरह घूमे जा रहा था, वो ख़राब हो चुका था। तब मैं बहुत ही परेशान हो गया, बहुत घबरा गया था। मैंने पेरिस कंट्रोल रूम भी कॉल किया, उनसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस बात का उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर तो मैं समझ चुका था कि ये रेडियो भी बिल्कुल खराब हो चुका है। लेकिन मुझे अचानक से एक ब्लैक एरोप्लेन यानी एक काला हवाई जहाज दिखा। उस हवाई जहाज की विंग्स पर कोई भी लाइट्स नहीं थी। मुझे उस प्लेन का पायलट दिख रहा था। उसने मुझे फॉलो करने के लिए कहा, मतलब उसने मुझे बोला कि मैं उसका पीछा करूं। उसको आभास था, उसको पता था कि मेरा कंपास बिल्कुल खराब हो चुका है, मुझे कोई डायरेक्शंस नहीं मिल रही हैं। उसने जस्ट मेरे आगे अपना प्लेन रखा और नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया और मैं उसे फॉलो करता रहा। करीब आधे घंटे तक मैं उसे फॉलो करता रहा। फिर मेरा फ्यूल लेवल बिल्कुल लो हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था मेरा फ्यूल। अब प्लेन सिर्फ 5 या 10 मिनट ही चल सकता था। फिर हम अचानक से नीचे आ गए और वो प्लेन जो ब्लैक एरोप्लेन था वो बिल्कुल गायब हो चुका था और मुझे रनवे दिखा। मैं बहुत ही खुश हुआ। मैंने रनवे के ऊपर अपना प्लेन लैंड किया और फटाफट से कंट्रोल रूम गया ताकि मैं उस पायलट का धन्यवाद कर सकूं। मैंने कंट्रोल रूम जाकर वहाँ पे एक मैडम थी, उनसे बातचीत करी। मैंने पूछा कि दूसरा प्लेन और उसका पायलट कहाँ है। मैडम तो पहले बहुत हैरान हो गई और फिर हंसने लगी। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर और कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं, ना रेडार पे कोई दूसरा प्लेन था। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। वहाँ पर कोई भी दूसरा प्लेन नहीं था और वो काला प्लेन कहाँ गया मुझे भी नहीं पता। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा? हमने ब्लैक एरोप्लेन की कहानी पढ़ी। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से तीसरा चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड, दोनों कहानियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th के इंग्लिश के तीसरे चैप्टर, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है, उसकी सेकंड स्टोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों,
हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, कुछ समय दूंगा, ताकि आप उनके आंसर्स, उनके उत्तर सोच सके। पहला क्वेश्चन है, I'll take the risk. What is the risk? मतलब ये जो स्टेटमेंट ऑथर ने बोली थी कि मैं रिस्क लूंगा, यहाँ पे रिस्क क्या था? To fly through the black storm cloud, मतलब उन घने काले बादलों के बीच जिनमें बिजली कड़क रही थी और मौसम खराब था, उसमें से उड़ने का रिस्क। दूसरा क्वेश्चन है, Why does the narrator take risk? नरेटर ने मतलब ऑथर ने रिस्क क्यों लिया था? उसके बाद मुझे बुरा नहीं लगा कि मैं अपने प्लेन से दूर चला गया। दोस्तों, इसका आंसर है He wanted to thank the other pilot. वो दूसरे प्लेन के पायलट जिनकी वजह से वहां लैंड कर पाए थे, उनको थैंक यू बोलना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, What made the woman in the control center look strangely at the narrator? यानी कि वो जो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर में, उन्होंने नरेटर को बहुत हैरान होकर क्यों देखा था? दोस्तों, इसका आंसर है नरेटर्स डिमांड वॉज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल। मतलब नरेटर ने जो डिमांड करी थी कि उन्हें दूसरे प्लेन के पायलट से मिलना है, वो पॉसिबल नहीं थी। There was no other plane in the sky and on radar too. और वहां कोई दूसरा प्लेन था भी नहीं, ना आसमान में और ना रेडार पे। अगला क्वेश्चन है, Was there a real
ब्लैक एरोप्लेन, मतलब क्या वहां पे सच का कोई ब्लैक एरोप्लेन था भी? दोस्तों, इसका आंसर है नो, देयर वॉज नॉट अ रियल ब्लैक एरोप्लेन। वहां पे कोई सच का ब्लैक एरोप्लेन नहीं था। दोस्तों, ये क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाल गोविंद भगत नाम के पाठ के इस चौथे वीडियो में। ये इस पाठ का अंतिम वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बाल गोविंद भगत का पारिवारिक प्रसंग जानेंगे। हम देखेंगे कि उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का था, जिसका सूत्रपात यानी जिसका शुरुआती वर्णन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। उनका एक बेटा था जो कि थोड़ा बुद्धू सा था और एक पुत्र वधू थी। बेटे की मृत्यु हो गई है और उस बेटे की मृत्यु हो गई है। इस पर बाल गोविंद भगत की क्या प्रतिक्रिया है, इसका वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत का जीवन 2 स्तर पर देखने लायक है। पहला तो आध्यात्मिक और दूसरा पारिवारिक। अक्सर विद्यार्थियों देखने में यह आता है कि जो लोग अध्यात्म की तरफ आगे होते हैं वो अपने परिवार का त्याग कर देते हैं, और जो अपने परिवार के लिए बहुत मोह रखते हैं वो अध्यात्म का त्याग कर देते हैं। किंतु बाल गोविंद भगत का जो जीवन है वो इन दोनों का मिश्रण है। उन्होंने अध्यात्म और परिवार का ऐसा मिलाजुला रूप प्रकट किया है कि वह एक आदर्श जीवन बन गए हैं, और लेखक ने उस आदर्श जीवन को अपने रेखा चित्र में शब्दबद्ध किया है। लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू से ही अपने बेटे की चिता को आग दिलवाई। आप सोच रहे होंगे कि कोई स्त्री किसी को कैसे चिता की आग दे सकती है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने ऐसा किया, और यह भी किया कि उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर यह कहा, इस लड़की की शादी किसी और से कर देना। यहां पर बाल गोविंद भगत ने सामाजिक अस्वस्थ सामाजिक मान्यता का खंडन किया है। वो बता रहा है कि किस प्रकार जो बाल गोविंद भगत है वो एक प्रभावशाली गृहस्थ थे, और उसका निर्णय अटल था कि वह कई बार उनकी पुत्र वधू उनसे बोलती रही कि मैं नहीं जाऊंगी, आपका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपना निर्णय नहीं छोड़ा। वो अपने परिवार का सोचते थे, क्योंकि उनकी जो पुत्र वधू थी वह कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, उसकी उम्र कुछ खास नहीं थी, इसलिए उसका विवाह कर देना ही उचित था। और इस संदर्भ में उन्होंने अपने पुत्र वधू की ना सुनी। इससे स्पष्ट होता है कि वो कितना सोचते थे अपने परिवार के बारे में। वो एक प्रभावशाली गृहस्थ थे। अब लेखक बाल गोविंद भगत की मृत्यु का वर्णन करता है। लेखक बताता है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उनके ही अनुरूप हुई, उनके ही अनुसार हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे, लेकिन वो गंगा स्नान किसी धार्मिक प्रयोजन से नहीं जाते थे। वो संत समागम और लोक दर्शन के लिए जाते थे। संत समागम का अर्थ होता है संतों से मिलने जाते थे, और पैदल ही जाते थे। वो लगभग 30 कोस उनके घर से दूर था, लेकिन उनका जो संबल है, जो उनकी जो ताकत है, उसे कोई कम नहीं कर सकता था। और जो बाल गोविंद भगत है वो अब बूढ़े हो गए थे। ऐसे समय में उनका लगातार ऐसा भजन करना और उपवास रखना संभव नहीं था। और बुढ़ापे में, इस बुढ़ापे में भी वह जवानी वाली टेक रखते थे। जैसी उनकी भक्ति थी उसमें कोई कमी नहीं आई थी। उनके भक्ति का स्वरूप ज्यों का त्यों था। आगे वो कहता है कि लोग उन्हें आराम करने के लिए कहते थे, लेकिन वो हंसकर टाल देते थे। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन शाम का समय था। आइए विद्यार्थियों, इस अंश को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और फिर उसकी व्याख्या करूंगा। लेखक कहता है, उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो।
माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर कहते हैं पिंजरे को, अस्थि पंजर, यानी जो स्केलेटन होता है, जिसे हम कंकाल कहते हैं। पर यहाँ पर पंजर का अर्थ है एक ऐसा शरीर जिसमें आत्मा है, जिसमें आत्मा, एक ऐसी संरचना जिसमें आत्मा कैद है। और बाल गोविंद भगत जो है वो वहां से उस पिंजरे को छोड़ चुके हैं। लेखक ने कितनी दिव्यता के साथ उस मृत्यु का वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि उनका जीवन गृहस्थ जैसा था, व्यवहार भक्ति परक था। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार बाल गोविंद भगत का जीवन एक आदर्श जीवन था। आइए अब हम निष्कर्षता देखते हैं कि बाल गोविंद भगत के इस पाठ में हमने बाल गोविंद भगत का जो रेखा चित्र है उसमें मुख्य तौर पर क्या क्या देखा। हमने बाल गोविंद भगत के दो स्वरूप देखे, एक आध्यात्मिक स्वरूप और एक गृहस्थ स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप में हमने देखा कि उनकी भक्ति किस प्रकार की थी, उनकी भक्ति का स्वरूप क्या था, किस प्रकार दिखते थे, कबीर का अनुसरण करते थे। भक्ति और व्यक्तित्व कबीर से जुड़ा हुआ था, कभी झूठ नहीं बोलते थे, त्यागी प्रवृत्ति के थे और भजन में गहरी आस्था थी। ये सभी क्रियाएं उनके आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। और गृहस्थ जीवन के रूप में उनका एक पुत्र था और पुत्र के साथ साथ उनकी एक पतोहू भी थी, यानी पुत्रवधू भी थी, और साथ ही खेती बाड़ी और मकान भी था। किंतु इन सब से मिलजुल कर जो उनका व्यक्तित्व था वो कहीं अलग था। उनका व्यक्तित्व ना तो एक साधु का था और ना ही एक गृहस्थ का था। इन दोनों का मिला जुला स्वरूप था और इस मिले जुले स्वरूप को उन्होंने इतने आश्वासित ढंग से, इतने कड़ाई से पालन किया था कि वे एक आदर्श चरित्र के रूप में लेखक के सामने उभरे थे और लेखक उनकी इसी प्रवृत्ति से मुग्ध था। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बाल गोविंद भगत अन्य लोगों से किस प्रकार भिन्न थे, अलग थे। साथ ही भगत की मृत्यु कैसी हुई इसके बारे में भी हमने चर्चा की, जाना। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। घर जाकर आप इस पाठ को पढ़ेंगे और स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज के इस एपिसोड में हमने क्या पढ़ा। आज के एपिसोड में भी हमने कक्षा 10वीं के 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो कि इंग्लिश का चैप्टर है, उसको देखा और हिंदी में बाल गोविंद भगत द्वारा लिखी गई कविता को पढ़ा। आइए एक नजर डालते हैं कि कल इस सत्र में हम क्या पढ़ेंगे। कल के इस सत्र में हम कक्षा 10 में गणित के त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। कक्षा 12 में विलयन पाठ को पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री का है। बायोलॉजी का पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को देखेंगे और कक्षा 10वीं के बायोलॉजी में जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे। बच्चों, इस एपिसोड को पुनः देखने के लिए आप इकोवेशन के YouTube चैनल पर DG7 इकोवेशन सर्च करके देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।